की जो सबसे बड़ी कहानियां होती हैं, वो मोटी-मोटी किताबों में नहीं मिलती, बल्कि स्याही से लिखे बस एक पन्ने में छिपी होती हैं। और आज हम ऐसे ही एक दस्तावेज को देखने वाले हैं, जिसमें राजस्थान में लोकतंत्र के जन्म की एक कह सकते हैं बड़ी ही नाटकीय कहानी छिपी है। जरा इस पन्ने को देखिए। ये कोई मामूली कागज नहीं है। ये तो एक टाइम कैप्सूल की तरह है, एक ऐतिहासिक धरोहर। इसमें एक नए राज्य की पहली सांसों का, उसके पहले राजनीतिक संघर्षों का और उसके पहले चुनावी झटकों का पूरा लेखा जोखा है। तो चलिए इस हाथ से लिखे इतिहास में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हम इसकी एक एक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक कलम ने एक नए दौर की शुरुआत को दर्ज किया, ठीक वैसे ही जैसे इसे लिखने वाले ने अपनी आंखों से देखा था। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, 30 मार्च 1949। देखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब राजस्थान राज्य जैसा हम आज जानते हैं वो बना था। और ये सिर्फ नक्शे पे लकीरें खींचना नहीं था, नहीं, ये तो सत्ता का एक बहुत बड़ा बदलाव था, राज महाराजाओं के दौर से सीधे एक लोकतांत्रिक सिस्टम की तरफ। सवाल यह है कि सत्ता का ये हस्तांतरण हुआ कैसे। ये नोट्स हमें बताते हैं कि जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को पहले राज प्रमुख बनाया गया। ये एक ऐसा पद था जो एक तरह से पुरानी राजशाही और नई लोकतांत्रिक दुनिया के बीच एक पुल का काम कर रहा था। और इसी के साथ नई सरकार ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया। इन नोट्स में साफ लिखा है कि हीरालाल शास्त्री ने राज्य के पहले प्रीमियर के तौर पर शपथ ली, यानी लोकतंत्र का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, शुरुआतें कभी आसान नहीं होती। जश्न का माहौल ना बहुत जल्दी ही राजनीतिक उथल-पुथल में बदल गया। चलिए देखते हैं कि नींव में ये पहली दरारें कैसे आई। और ये नोट्स ना उस पूरी उथल-पुथल भरी यात्रा का एक तरह से नक्शा ही है। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ मार्च 1949 में शास्त्री के प्रीमियर बनने से, लेकिन 1951 आते-आते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर अप्रैल में जयनारायण व्यास ने उनकी जगह ली, और ये सब कुछ राज्य के पहले बड़े इम्तिहान 1952 के आम चुनावों की जमीन तैयार कर रहा था। तो इस राजनीतिक उठापटक की जड़ क्या थी? ये नोट्स बताते हैं कि ये लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की थी। प्रीमियर शास्त्री ने अपनी ही पार्टी के एक बहुत बड़े नेता जयनारायण व्यास पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए, और ये विवाद इतना बड़ा कि एक नेतृत्व संकट खड़ा हो गया, जिसके चलते शास्त्री को इस्तीफा देना पड़ा। शास्त्री के इस्तीफे के बाद हुआ क्या? नोट्स में एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी छिपी है। करीब करीब पौने 4 महीने तक राज्य में कोई मुख्यमंत्री ही नहीं था। शासन सीधे केंद्र सरकार के हाथ में था, जिसे एक आईसीएस अधिकारी चला रहा था। ये बात लोकतंत्र के उन शुरुआती दिनों की नाजुक हालत को दिखाती है। आखिरकार केंद्र सरकार ने दखल दिया और इस संकट को सुलझाया। 26 अप्रैल 1951 को जयनारायण व्यास को नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया। अब जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी कि वो राज्य को उसके पहले आम चुनाव तक ले जाएं। ये सिर्फ एक चेहरे का बदलना नहीं था, मतलब एक नेता गया और दूसरा आ गया, ऐसा नहीं था। जैसा कि ये नोट्स इशारा करते हैं, ये राजनीति करने के तरीके में भी एक बदलाव था। दोनों नेताओं के बीच का फर्क उनके मंत्रिमंडल को देखकर ही साफ हो जाता है। नोट्स के मुताबिक शास्त्री के मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति या जनजाति से कोई प्रतिनिधि नहीं था। दूसरी तरफ व्यास ने एक ज्यादा समावेशी सरकार बनाई, जिसमें अलग-अलग जातियों के मंत्री तो थे ही, साथ ही राजस्थान क्षत्रिय परिषद के एक सदस्य को भी जगह दी गई थी। और अब आते हैं कहानी के सबसे नाटकीय मोड़ पर। राज्य का पहला आम चुनाव। ये वो पल था जब सत्ता पहली बार महलों और दफ्तरों से निकलकर सीधे आम लोगों के हाथों में जा रही थी। मुकाबला था विधानसभा की कुल 160 सीटों के लिए। पूरे राज्य का भविष्य इन 160 सीटों के नतीजों पर ही टिका था। और नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। कांग्रेस पार्टी ने 160 में से 82 सीटें जीतकर सरकार तो बना ली, लेकिन ये बहुमत बहुत ही मामूली था। विपक्ष भी 78 सीटों के साथ काफी मजबूत खड़ा था। मतलब लोकतंत्र ने अपने पहले ही इम्तिहान में एक जबरदस्त टक्कर दिखाई। लेकिन एक मिनट, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। ठीक है, कांग्रेस जीत गई, लेकिन पार्टी के नेता मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास का क्या हुआ? तो इसका जवाब कहाँ मिलेगा? कहीं और नहीं, बल्कि सीधे इन्हीं हाथ से लिखे नोट्स में। क्या लिखा है? जयनारायण व्यास 2 स्थान से परास्त।
सोचिए, ये तो यकीन करने वाली बात ही नहीं थी। मतलब जिस पार्टी ने चुनाव जीता, उसी का सबसे बड़ा नेता खुद अपनी दोनों सीटों से हार गया। जरा इस हालत की कल्पना कीजिए। राज्य में एक नई चुनी हुई विधानसभा है, एक जीतने वाली पार्टी है, लेकिन उस पार्टी का नेतृत्व करने वाला चेहरा ही विधानसभा के अंदर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक संकट था, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। तो इस अजीब सी स्थिति को सुलझाया कैसे गया? लोकतंत्र के उन शुरुआती दिनों की यही तो खासियत थी। नियम बनाए जा रहे थे, रास्ते खोजे जा रहे थे। तो इस संकट का हल कैसे निकला? इन नोट्स में एक तेज और बड़े ही दिलचस्प राजनीतिक खेल का जिक्र है। पहला कदम, व्यास की हार के बाद टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन व्यास ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने किशनगढ़ से उपचुनाव लड़ा और वो जीत गए। और उस जीत के साथ ही उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापसी कर ली। सच में ये कमाल की बात है कि कैसे इन नोट्स की बस कुछ लाइनों में इतना ज्यादा राजनीतिक ड्रामा, हार जीत और लोकतंत्र का ये अप्रत्याशित स्वभाव सब कुछ समाया हुआ है। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगता। तो इस एक पन्ने के विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? पहली बात कि लोकतंत्र की शुरुआत बहुत नाजुक हो सकती है। दूसरी कि जनता का फैसला कभी-कभी बिल्कुल चौंका सकता है। तीसरी कि राजनीतिक व्यवस्थाएं संघर्ष और समझौते से ही बनती हैं। और सबसे अहम बात कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि ऐसे छोटे-छोटे दस्तावेजों में भी जिंदा रहता है। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हाथ